नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम हिंदी व्याकरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो सामान्य हिंदी जो आपके हर एग्जाम में जो जिसमें हिंदी पूछी जाती है उनमें जो कॉमन प्रश्न है या जो कॉमन टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिन टॉपिक से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। साथ इस वीडियो के माध्यम से हम जो हिंदी व्याकरण के जो सारे जो प्रीवियस एग्जाम के जो प्रश्न हैं वही प्रश्न हम इस वीडियो में आप डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि पिछले साल के एग्जाम में किस तरह के प्रश्न हैं आपके पूछे गए हैं। साथ ही इस प्रश्नों को हम डिटेल के साथ और पूरी अच्छे से बात करेंगे ताकि आपको हर एक प्रश्न समझ में अच्छे से आ जाए। और साथ ही जो ये क्लास है वो आपके आसान के सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें हिंदी पूछी जाती है सामान्य हिंदी, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि हिंदी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपका लेवल अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस प्रश्न आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न गलत हुए, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका जो हिंदी में आपका कितना स्कोर बन रहा है या क्या लेवल है वो आपका रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि आपकी ऑप्शन सी 15, यानी भारत में कुल जो हिंदी भाषी राज्य की संख्या है वो रह जाएगी आपकी 15 है, वो आपकी रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, यानी किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग है वो लिखने और बोलने में किया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी है वो आपके है मॉरिशस। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा अगला है कि संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा कि क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस भाग में आपको हिंदी भाषा को आपके राजभाषा के नाम से हिंदी भाषा को राजभाषा कहा गया है। इसमें आपके ऑप्शन ए है कि भाग 15 में कहा गया है, या भाग 17 में, या भाग 34 में, या भाग 5 में। तो आपको सही बताना है। तो इसका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके कि जो संविधान का भाग 17 है उसमें आपकी हिंदी भाषा को आपके राजभाषा आपके कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि निम्न में से हिंदी के वर्ण हैं, यानी निम्न में से हिंदी के वर्ण कौन कौन से हमें बताने हैं। तो ऑप्शन ए है कि क से ह तक, अ से ह तक, क से ढ तक, या क से ग तक। तो याद रखना कि निम्न में हिंदी में कौन कौन से हिंदी के वर्ण कौन से हैं। तो याद रखिएगा कि अ से लगा कर जो ह तक के वर्ण आते हैं, कौन से अ से लगाकर जो ह तक के वर्ण आते हैं वो इस हिंदी के वर्ण मान जाते हैं। नेक्स्ट अगला है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग वाक्य की संख्या कितनी है? तो हिंदी में आपके अयोग वाक्य की संख्या पूछ रहा है। तो अयोग वाक्य की संख्या है वो है आपकी 3। कितनी है? 3 है, वो आपके अयोग वाक्य में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राष्ट्रभाषा क्या कहलाती है? यानी अब हमने ये तो पढ़ा कि संविधान के जो भाग 17 है उसमें आपके राष्ट्रभाषा आपके हिंदी को कहा गया है। लेकिन राष्ट्रभाषा मतलब क्या होता है तो हमें बताना है कि यह साहित्यिक सृजन की भाषा होती है, सरकारी कामकाज की भाषा होती है, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा होती है, या फिर बहुसंख्यक देशवासियों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जिस स्थान पर सबसे अधिक जो संख्या में जो लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वही भाषा उस स्थान की राजभाषा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्गों की संख्या कितनी है? यानी कुल कितने वर्ग नहीं है, वर्ण है, कितने वर्णों की संख्या पूछ रहा है कि कितने वर्ण हमें बताना है। ए 52 है, बी 48 है, सी 50 है, या डी 36 है। तो याद रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल मिला के जो 52 वर्ण है वो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करूँ तो अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमालाओं में स्वर की संख्या कितनी है, यानी हमें स्वर कितने देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन ए है 14,
ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 12 या ऑप्शन डी है 11। तो याद रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है वो हमें देखने को मिलते हैं 11। कितने मिलते हैं? 11 स्वर है हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? खड़ी बोली है वो किस हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी की बोली है या बिहारी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की है या फिर पहाड़ी हिंदी की है, हमें बताना है। तो याद रखिएगा कि जो ये हिंदी है वो आपके जो पश्चिमी हिंदी है, जो पश्चिमी हिंदी है उसकी आपके जो एक आपकी खड़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी की आपकी एक उपबोली आपकी मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि अक्ष, त्र और ज्ञ और स्र कहे जाते हैं, यानी से इन्हें क्या कहा जाता है ये हमें बताना है। संयुक्त व्यंजन कहते हैं, दीर्घ व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या स्वर कहते हैं। तो मोस्टली आप सबको जानते हैं कि ये जो सारे क्या है आपके जो संयुक्त वर्ण है या संयुक्त व्यंजन है उसमें आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? तो अभी हमने बताया कितने, अभी जो लास्ट वाला प्रश्न में कितने आपके संयुक्त व्यंजन देखे थे? 4 देखे थे। कितने देखे थे? 4 देखे थे। यानी कि हमें जो 4 संयुक्त व्यंजन है हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए ग्रीक में, ऑप्शन बी देवनागरी में, ऑप्शन सी रोमन में या ऑप्शन डी है कि अरमाइक में। तो याद रखिएगा कि जो नेपाली भाषा है वो लिखी जाती है आपके देवनागरी लिपि में, और देवनागरी लिपि होने की वजह से ही आपके जो ये प्रश्न भी आपके इम्पोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद हमें बताए हैं, कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है हमें बताना है। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा कि जैसे ऑप्शन ए है आपके 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है आपके 3 या ऑप्शन डी है 5। तो याद रखिएगा कि संज्ञा के कुल मिला के आपके जो 5 भेद है वो देखने को मिलते हैं। कितने भेद? 5 भेद देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है वो कौन सी है? घोड़ा जातिवाचक है, गंगा जातिवाचक है, सभा जातिवाचक है या बुढ़ापा जातिवाचक संज्ञा है, हमें बताना है। याद रखिएगा कि इसमें जो घोड़ा है वो जातिवाचक संज्ञा है, इसमें जो गंगा है वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। सभा ये भी आपकी संज्ञा है, और अब बुढ़ापा है ये आपके भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला है कि हरियाली है, यानी आपको बताना है कि हरियाली है वो कौन सी जो आपके संज्ञा है वो हमें बतानी है, हरियाली वाली। तो आपको बताना है कि हरियाली है वो कौन सी संज्ञा है। तो हरियाली है वो हमें भाववाचक संज्ञा आती है। कौन सी आती है? भाववाचक संज्ञा है वो आपकी हरियाली आती है। नेक्स्ट है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, हमें बताना है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। हमें बताना है कि अफ्रीकी, बचपन, दौड़, चोरी, कौन सी आपकी जो भाववाचक संज्ञा नहीं? तो अफ्रीकी है वो आपके भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो याद रखिएगा कि बंधुत्व है वो आपकी संज्ञा की बात की जाए तो जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक है कि व्यक्तिवाचक है या कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो ये है आपकी आपके भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा या आपकी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कि पूर्व दिशा में किसका रूप है? पूर्व दिशा किसका रूप है? जातिवाचक संज्ञा का है, द्रव्यवाचक संज्ञा का है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का है या भाववाचक संज्ञा का है? तो याद रखिएगा कि जो पूर्व दिशा है वो आपके द्रव्यवाचक संज्ञा का आपके उदाहरण है या रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है कि घी कौन सी संज्ञा है? जो घी है वो कौन सी है? तो घी की बात की जाए, इस प्रश्न का हमने आंसर गलत बताया, मैं फिर से सही करा ना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। माफ कीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है कि घी में कौन सी संज्ञा है? तो घी की संज्ञा पूछी जाए तो ये आपके रह जाएगी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी रह जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा रह जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरदेश ने कहा कि मैं मुक्ति को गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कौन है? जो यानी कि कर्ता का मतलब होता है कि काम को करने वाला। तमाचा मारूंगा, तमाचा कौन मारेगा? हरदेश मारेगा। इसका मतलब इसमें जो कर्ता कौन है? हरदेश है। कौन है? हरदेश है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके हरदेश हो जाएगा। मोस्टली आपके जो कर्ता है वो आपके रहता है, जो नाम है वो आपके मोस्टली करता रहता है। तो आज की क्लास हम यही तक रखते हैं। अगर आपको ये क्लास कैसी लगी
उसके बारे में आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई पर्सनल में डाउट है तो भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी और भी जो वीडियो है जो आपकी क्योंकि आपके पास कंटेंट बहुत है, आप पढ़ भी लेते हो, लेकिन जब तक आप जो प्रश्न नहीं मिलाओगे, और प्रश्न के साथ साथ कह सकता हूँ कि जो प्रीवियस एग्जाम की जो प्रश्न जब तक आप नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपको अपनी जो तैयारी है वो जांच नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपके जो चैनल है वो आपको हर बार हेल्प करेगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए ऐसे जो वीडियो है वो लाई जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।